नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग आज हिस्ट्री सेक्शन से दो शॉर्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजनीति की गांधीवादी शैली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति को कैसे बदल दिया। प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वरूप, अर्थात उसका चरित्र। अब सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचार भारत के निर्माण में कैसे सहायक रहा। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग 80 से 90 शब्दों के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का यही डिमांड है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजनीति की गांधीवादी शैली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति को कैसे बदल दिया। अब देखिए, इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न को अगर दूसरी शैली में हम कहें कि यह पूछना क्या चाह रहा है, तो यह पूछना यह चाह रहा है कि गांधी जी की जो राजनीतिक शैली थी, अर्थात जो अहिंसा और सत्य और सविनय अवज्ञा की, उसने कैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और स्वरूप को बदल दिया। यह कहना चाह रहा है यह प्रश्न, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग भूमिका से करते हैं। दो लाइन में आप भूमिका देंगे। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में अहिंसा, सत्य और सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया। दोस्तों, आप अहिंसा और सत्य का तो अर्थ जानते होंगे कि अहिंसा का क्या अर्थ होता है। फिर भी आप जान लीजिए, अहिंसा का मतलब कि किसी को भी शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट नहीं प्रदान करना। सत्य का मतलब होता है सच्चाई पर टिके रहना, अर्थात झूठ और फरेब से बिल्कुल पूरी तरह से बचना। और सविनय अवज्ञा का मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब विनम्रता पूर्वक, मतलब विनय पूर्वक सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को ना मानना, अर्थात बिना हिंसा के कानूनों का विरोध करना। सविनय अवज्ञा का मार्ग यही होता है। अब फिर बताएंगे, इससे आज़ादी की लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया। आपका यह भूमिका हो गया। अब हम लोग देखेंगे गांधीवादी मतलब शैली में उनकी कैसी राजनीतिक शैली ने आंदोलन की प्रकृति को किस तरीके से बदला। आंसर यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे, गांधी जी की राजनीतिक शैली ने आंदोलन की प्रकृति को कई तरीकों से बदला, जिसे हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट है, हिंसा की जगह अहिंसा आई, अर्थात संघर्ष जो था वो शांति से होने लगा। अब देखिएगा, गांधी जी का मानना था कि हिंसा से हमेशा ना नफरत पैदा होती है और शांति से ही हमेशा परिवर्तन होता है। तो क्या जरूरत है, मतलब जरूरी है हिंसा की शांति, शांति। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह और भूख हड़ताल जैसे अहिंसात्मक हथियार अपनाकर स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट, गांव-गांव से लोग जुड़े, मतलब आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कैसे यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया? तो देखिए, पहले जो इससे पहले आंदोलन होता था, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बड़े-बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करते थे परिवार, अर्थात जो पढ़े लिखे होते थे, बड़े नेता होते थे, वैसे लोग उस आंदोलन में शामिल होते थे। गाँव के जो छोटे कस्बे के लोग होते थे, उन आंदोलन में नहीं जाते थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने अपने मतलब भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, आप देखेंगे गाँव-गाँव जाकर उन्होंने लोगों को जोड़ा। उसके बाद देखेंगे, किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे शिक्षक हो, सब आंदोलन का एक प्रकार से पूरी तरह हिस्सा बन गए। इसीलिए इसको जन आंदोलन के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, महिलाएँ और दलित सक्रिय हुए, अर्थात समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। अब देखिए कैसे, गांधी जी ने कहा कि स्वतंत्रता किसी एक का तो है नहीं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हम सबकी है। उन्होंने महिलाओं को चरखा कातने, धरना देने, रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आप देखेंगे जो दलित थे उनको उन्होंने हरिजन कहकर सम्मान दिया और आप देखेंगे उन्हें मंदिर में प्रवेश कराकर शिक्षा, राजनीति में एक प्रकार से भागीदारी दिलाने का काम की उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। अब देखिए कैसे स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग बढ़ा इसके बाद, जब इन्होंने बहिष्कार किया तो इसका मतलब अर्थ, मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, गांधी जी कहते थे कि जो विदेशी कपड़े हैं ना, हमारी गरीबी का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। आप देखेंगे गांधी जी कहीं-कहीं फ़ोटो में आप देखते होंगे खुद चरखा काटते हुए उनको दिखाया गया है। तो गांधी जी खुद देखेंगे आप चरखा चलाकर कपड़ा बनाया करते थे और सभी लोगों को यही करने के लिए कहते थे। क्यों? क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट, सत्याग्रह और धरनों का उपयोग। अब देखिए, अन्याय के खिलाफ शांति से विरोध। अब देखिए, गांधी जी का क्या क्वालिटी था ना,
वो चीज़ों को ना काफ़ी अच्छे से समझते थे। आप देखेंगे गांधी जी ने दिखाया कि बिना गुस्सा किए हुए शांति से भी अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। जैसे नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, चंपारण आंदोलन। अर्थात गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को ना सही तरीके से दिखाने का प्रयास किया। आज देखेंगे बिना काम के लोग एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। मतलब जहाँ आलोचना की ज़रूरत नहीं हो, वहाँ भी अपना टाँग अड़ाते रहेंगे। तो उन्हें ना गांधी जी से सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएँगे, नैतिकता और आत्म बल पर जोर। अब देखिए राजनीति में सच और सिद्धांत आए। अब कैसे आए? तो देखिए गांधी जी ने राजनीति को ना एक प्रकार से वो धोखाधड़ी वाला खेल नहीं समझते थे। वो कहते थे कि राजनीति का मतलब होता है सेवा। मतलब उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बना। उन्होंने आप देखेंगे कि सत्य, आत्मबल और चरित्र को राजनीति का एक प्रकार से ना नींव बनाने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि वह नैतिकता और आत्मबल पर जोर देते थे। अब इतना बताएँगे तो फिर इसकी एक सीमा बता देंगे, क्योंकि जब प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो एक इसकी सीमाएँ बताना ज़रूरी है, जिससे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यद्यपि गांधी जी की शैली सभी को नहीं भाई। अब देखिए कैसे नहीं भाई गांधी जी की? देखिए कुछ लोगों को लगा कि अहिंसा से आज़ादी मिलेगी। वे क्रांतिकारी तरीके अपनाना चाहते थे, वे क्रांतिकारी शैली में विश्वास करते थे, वे गांधीवादी विश्वास में वो विश्वास न करते थे। इसीलिए कुछ लोगों को यह नहीं भाया। कुछ लोगों ने इसे धीमा और कम प्रभावी माना, क्योंकि वह क्रांतिकारी गतिविधियों को ज़्यादा सशक्त मानते थे। मतलब एक प्रकार से उनके दृष्टिकोण से यह गांधी जी की सीमाएँ थी। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष उसके बाद लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कि निष्कर्षतः गांधीवादी शैली ने स्वतंत्रता आंदोलन को शांतिपूर्ण, जन सहभागी और नैतिक बना दिया, जो हर भारतीय के दिल से जुड़ गया। अब देखिए गांधी जी ने मतलब जो स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसको कैसे मतलब एक प्रकार से शांतिपूर्ण और जन सहभागी बना दिया। तो देखिए शांतिपूर्ण अर्थात उन्होंने हिंसा को आप देखेंगे पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने सिर्फ शांति से विरोध करने का आह्वान किया और खुद भी उन्होंने किया। अब जन सहभागी, अब देखिए आप देखेंगे कि गांधी जी गाँव-गाँव जाकर हर वर्ग को आंदोलन से जोड़ने का काम किया। चाहे वह महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे कैसा भी लोग हो। यह एक प्रकार से गांधी जैसे ही भारत की राजनीति में आए, इस तरीके के समाज में ना एक प्रकार से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। नैतिक बना दिया। आप देखेंगे गांधी जी राजनीति को ना सच्चाई और सिद्धांतों से जोड़ने का मतलब काम किया। वे कहते थे राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। और एक बात वह भी कहते थे कि जब राजनीति को सेवा का मतलब आप माध्यम बना लेंगे, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से नैतिकता से यह युक्त होगी और एक प्रकार से जो हर भारतीयों के दिलों से यह जुड़ गया और अभी भी जुड़ जाएगा। दोस्तों, हमने इस शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देख लिया। अब हम लोग सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखना मतलब चलेंगे। चलिए सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है जो रवींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, यह भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रवींद्रनाथ ठाकुर के विचार भारत के निर्माण में कैसे सहायक रहे? अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग पहले समझेंगे। इसका मतलब है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों और कार्यों से भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने में कैसे मदद की? पूछना यह चाह रहा है कैसे? तो आप देखेंगे उन्होंने शिक्षा, साहित्य, संगीत और विचारों से भारत को क्या किया? नई दिशा देने का काम किया। अब हम लोग इस प्रश्न को समझ गए तो अब इसकी भूमिका पे आते हैं। मतलब शॉर्ट में इसकी भूमिका और मुख्य बिंदु और सीमा और निष्कर्ष। तो चलिए देखते हैं। भूमिका क्या बताएँगे? रवींद्रनाथ ठाकुर केवल एक कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि वो भारत की आत्मा की आवाज़ थे। अब कैसे मतलब आत्मा की आवाज़ थे? तो क्योंकि उन्होंने भारत की आत्मिक पीड़ा, आशा, संस्कृति और भविष्य को आप देखेंगे अपनी रचनाओं को ना एक प्रकार से माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में इसे व्यक्त किया। उनका साहित्य को आप देखेंगे तो सिर्फ़ कला नहीं, बल्कि एक प्रकार से ना आत्म का मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा का दर्शन से संबंधित है। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया। और जब इतना आप बताएँगे तो फिर लिखेंगे, उनके विचारों में देशभक्ति, मानवता और शिक्षा का गहरा मेल था। उसके बाद आपकी भूमिका हो गया। अब इसकी भूमिका के बाद इसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो मतलब भारत के निर्माण में सहायक हुए। तो चलिए देखते हैं। उनके विचारों की झलक निम्न बिंदुओं में देखी जा सकती है। पहला पॉइंट देखिए क्या बताएँगे। उन्होंने जन गण मन जैसे गीतों से देश को एकता का संदेश दिया। कैसे? तो आप देखेंगे जन गण मन में भारत के हर कोने, हर भाषा और हर व्यक्ति को सम्मान मिला। इससे लोगों में यह भावना आई कि हम सब एक हैं और एक देश के नागरिक हैं। सेकंड पॉइंट, शांति निकेतन के माध्यम से शिक्षा और प्रकृति और रचनात्मक
बनाने का काम किया। अब देखिए कैसे, तो देखेंगे टैगोर जी ने जो शांति निकेतन बनवाया उसमें खुली हवा, प्रकृति के बीच शिक्षा देने का मतलब उन्होंने प्रयास किया। आप देखेंगे कला, संगीत, स्वतंत्र सोच और एक प्रकार से वहाँ ना रचनात्मकता को बढ़ावा देने का उन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट, उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्र नहीं बल्कि प्रेम और सहिष्णुता पर आधारित था। अब कैसे मतलब प्रेम और मतलब सहिष्णुता पर आधारित था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि दूसरे देशों से नफ़रत नहीं, बल्कि अपने देश से प्रेम और उनसे भी प्रेम करें। सच्चा राष्ट्रवाद तभी विकसित होता है। उनके हिसाब से राष्ट्रवाद में ना संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानविकता का गुण होना चाहिए। मतलब मानवतावाद को ना वो प्रमुखता से स्थान देते थे। एक लाइन में आप समझिए, क्योंकि उनके लिए मानवतावाद ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट, वे भारत को पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना चाहते थे। अब देखिए कैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने माना कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति, परंपरा और सोच में है। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हम पश्चिम से सीखें, उनका बायकॉट नहीं करें, बल्कि उन्हें उनसे हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। और दो संस्कृतियाँ जब मिलती हैं ना तो एक दूसरे से सीखती है, इसीलिए किसी एक का विरोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, उनके साहित्य ने मनुष्य के अंतर्मन और समाज के बीच संवाद स्थापित किया। अब देखिए कैसे किया, तो देखेंगे आप रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे उनके उपन्यास हो, आप देखेंगे उनमें व्यक्ति की भावनाएँ, संघर्ष और समाज के बीच में एक प्रकार से बड़े गहरे तरीके से रिश्ते को ना दिखाया गया है। आप उनकी कोई भी रचना को आप उठाकर देख लीजिए। जब इतना बताने के बाद इसकी एक सीमा बता देंगे, तो चलिए सीमा क्या बताएँगे? यद्यपि टैगोर का दृष्टिकोण अत्यधिक आदर्शवादी था, जो कभी-कभी व्यवहारिक राजनीति से मेल नहीं खाता था। चलिए देख लेते हैं कैसे। अब देखिएगा टैगोर ना मानवता, प्रेम और नैतिकता की एक प्रकार से ना पराकाष्ठा पर सोचते थे। मतलब इसको ना उच्चतर लेवल पर वो मानते थे। जबकि देखिएगा राजनीति में अक्सर चालाकी, स्वार्थ, समझौते के माध्यम से मतलब एक प्रकार से गेम होते रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार जो इनके विचार है, जो मतलब आदर्शवादी है, व्यवहारिक राजनीति से मेल नहीं खाता। यह एक प्रकार से आलोचकों के दृष्टिकोण में मतलब इसकी सीमाएँ हैं। फिर निष्कर्ष बता देंगे एक बेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्षतः रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचार भारत को एक संवेदनशील, शिक्षित और समतामूलक राष्ट्र बनाने की दिशा में आज भी मार्गदर्शन करते हैं। अब देखिए कैसे, आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को सम्मान शिक्षा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान हो, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, हर व्यक्ति संस्कृति से जुड़ाव महसूस करे और समाज में प्रेम और सहिष्णुता का बढ़ावा हो। और ये सब एक प्रकार से कहीं न कहीं समान अर्थात आदर्श भारत की नींव बनाने का काम करेगा। इतना जब आप बता देंगे तो आपका निष्कर्ष हो गया। दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चंस का भी आंसर देख लिया। दोस्तों आप 80 से 90 शब्दों से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास नहीं कीजिएगा। मैं कितने बार आपको बताया हूँ और बार-बार बताते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ना आपका हो जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक आध बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।